हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी यूपी 53 में। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद आज मैं एक नया वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यह किसी कॉन्सेप्ट की वीडियो नहीं है। यह दरअसल में यूपी पीसीएस का मेंस का सिलेबस है और ये सिलेबस ही नहीं है, यह पार्ट वाइज मैं सिलेबस का पूरा एनालिसिस आपको करवाऊंगा, क्योंकि प्री के बारे में तो सारे बच्चे जानते हैं, लेकिन मेंस का सिलेबस बहुत बच्चे जानते तो हैं बट एनालिसिस सही ढंग से नहीं कर पाते कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो आज मैं इस वीडियो में इसी मुद्दे पे आपसे बात करूंगा कि हमें सिलेबस में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो आज हम मतलब मेंस की दृष्टि से जीएस पेपर फर्स्ट को आज हम बात करेंगे और इसके सिलेबस को पूरा एनालिसिस करेंगे और पिछले जो 2018 में यूपी पीसीएस के या यूपीएससी में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनसे हम कोरिलेट करेंगे कि किस किस यूनिट से कहाँ से कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जीएस पेपर फर्स्ट की, तो इसमें अगर हम देखें तो मेंस के जीएस पेपर फर्स्ट की अगर हम देखें तो यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों के सिलेबस एक तरह से सेम है, बस थोड़े बहुत डिफरेंस हैं। जैसे कि यूपीएससी के जो क्वेश्चन बनते हैं वो कॉन्सेप्चुअल प्लस करंट बेस्ड बनते हैं, लेकिन यूपी पीसीएस के जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आपने 2018 का पेपर देखा होगा और अभी बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चन भी डिस्कशन कराऊंगा, तो उसमें फैक्ट की मांग ज़्यादा है और प्लस करंट से रिलेशन है। ठीक है, करंट से रिलेट कर दिया है उसको। तो अगर हम देखें तो अगर हम अच्छे से सिलेबस को समझ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। तो हमको सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि हमको सिलेबस में क्या छोड़ना है ये आना चाहिए। पढ़ते तो सब हैं, लेकिन पढ़ना ही हमें केवल नहीं है, हमें सिलेबस में क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। तो हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम आपको बताएंगे, उसको आप नोट्स बनाइए और अच्छे से उसको आप बार बार रिवाइज करिए। यही एक टॉपर की स्ट्रेटजी होती है या एक सिलेक्शन पाने वाले बंदे की स्ट्रेटजी होती है। तो चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी बातों को। तो अगर हम देखें दोस्तों, तो पेपर फर्स्ट जो है उसमें आप अगर देखें तो इसमें 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं: इतिहास एवं कला संस्कृति, सामाजिक मुद्दे और भूगोल। तो कुछ लोग कह देते हैं इतिहास पूछा जाता है। नहीं दोस्तों, इतिहास के साथ में आपकी कला संस्कृति भी पूछी जाती है। जैसे कि यहाँ पे हम यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं, ये फर्स्ट नंबर हम इसको यूनिट फर्स्ट बोलते हैं। यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ये सिलेबस में कहता है कि भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के प्रारूप, साहित्य, वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। दोस्तों, इसको बड़े क्लियर ढंग से आप देखिएगा। ये कह रहा है कि भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन से लेकर के आधुनिक तक के कला के प्रारूप, साहित्य, वास्तुकला। देखिए दोस्तों, इसने एकदम डिफाइन कर दिया है कि हम कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। बच्चे क्या होता है, घबराते हैं और पूरा प्राचीन इतिहास, पूरा मध्यकालीन इतिहास पढ़ते जाते हैं और उनके ऊपर एक भार सा हो जाता है और बाद में वो तैयारी छोड़ करके मैदान से निकल जाते हैं। तो अगर हम इसमें देखें दोस्तों, तो अगर मैं इस पर बहुत मेहनत किया हूँ। मैं भी जब तैयारी करता था तो मुझे भी सिलेबस नहीं समझ में आता था, तो मैंने इस पर बहुत मेहनत किया। तो इसीलिए आप लोगों के सामने यह वीडियो लाया हूँ ताकि आप लोग को इतना मेहनत ना करना पड़े। तो अगर आप इसको देखें दोस्तों, तो अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं तो पिछले 4-5 सालों में आप देखेंगे तो प्राचीन काल के कला, संस्कृति और साहित्य पे क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं। मध्यकाल से क्वेश्चन नहीं आते हैं और आधुनिक काल से एक बार आया हुआ है क्वेश्चन। अगर हम बात कर लेते हैं यूपी पीसीएस 2018 के मेंस की, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें भी प्राचीन काल के एक साहित्य से प्रश्न पूछा गया है और वो प्रश्न है, बस मैं प्रश्न आपको बता दे रहा हूं, आप सुन लीजिए। पूछा था कि विश्व शांति स्थापना में बौद्ध साहित्य की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसमें देखिए बौद्ध साहित्य की भूमिका का वर्णन पूछा है। कितना अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखेंगे कि एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि यह जो भी सारी चीज़ें हैं, ये एक मिनट थोड़ा सा इधर कर लूँ कर्सर को, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था।
तो आप देखेंगे कि मुझे इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों को इसमें क्या पढ़ना है। तो अगर हम इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखें तो सबसे पहली बात तो मध्यकालीन से क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं। मध्यकालीन से क्या हो रहे हैं, क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं, मध्यकालीन से क्वेश्चन पुटअप नहीं हो रहे हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं आधुनिक काल की तो इससे भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अगर हम यूपी पीछे 2018 की बात करें तो आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म के साहित्य के बारे में वर्णन पूछा, तो इसमें जैसे कि आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब कि मध्य पाषाण काल की जो कलाएं हैं उसको देखना है, सैंधव सभ्यता में वास्तुकला और नगरीकरण को देखना है, वैदिक साहित्य, संगम साहित्य आपको देखना है, और कृष्णदेव राय जी जो थे उनका एक व्यक्तित्व भी, ये भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, यूपीएससी में भी पूछा गया है। और स्थापत्य कला, वास्तुकला, नृत्य कला, मूर्ति कला, संगीत कला और बौद्ध और जैन धर्म। देखिए मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट में इसको टिक किया है, बौद्ध और जैन धर्म। और आप क्वेश्चन देखेंगे कि यूपी पीछे 2018 ने क्वेश्चन बौद्ध धर्म पे साहित्य के बारे में पूछ रखा है। तो क्यों ना दोस्तों हम इन्हीं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिकों का बार बार रिवीजन करें जहां से क्वेश्चन आ रहा है। क्यों हम इतने ब्रॉड सिलेबस में एंट्री कर जाते हैं जिससे हमें घबराहट होती है। तो प्लीज़ दोस्तों हम आप लोगों के लिए ये रणनीति लेके आए हैं, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ फॉलो करिएगा। अगर हम बात करें दोस्तों बुक की, तो अगर हम इस फर्स्ट यूनिट को कवर करना चाहें तो प्राचीन भारत का इतिहास जो राम शरण शर्मा जी की किताब है, इससे ये कवर हो जाएगा। दोस्तों देखिए पहली बात तो लड़के केवल बुक पूछते हैं और आप ये सोचेंगे कि एनसीईआरटी से कैसे कवर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी से कवर ये होगा दोस्तों, पहली बात तो 150 से 200 शब्दों में क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो आप जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी में इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आप उसमें से नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स, मतलब कि 3-3 4-4 लाइन आप नोट्स बनाइए जिससे आपका 200 वर्ड हो जाए, ठीक है। और आप उसको बार बार रिवाइज करिए। यही एक सिलेक्शन जो पाता है बंदा, उसके अंदर एक यही स्ट्रेटजी होती है कि वो 2-3 पॉइंट को नोट कर लेता है कॉपी में, उसको बार बार रिवाइज करता है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है हमें, मैं फिर कह रहा हूँ ज़्यादा नहीं पढ़ना है हमें, बहुत कम पढ़ना है। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट दूसरा यूनिट अगर हम बात करें तो दूसरे यूनिट को अगर आप देखेंगे दोस्तों तो दूसरा यूनिट है कि आधुनिक भारतीय इतिहास, मतलब कि 1750 से वर्तमान तक, मतलब 1750 से लेकर के आज तक का इतिहास, और इसमें जो प्रमुख घटनाएं हैं, व्यक्तित्व हैं, समस्याएं हैं, ये पूछेगा। अभी हम इसमें बता रहे हैं क्या इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा थर्ड को भी हम देख लें। इसमें कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश की विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान। क्या आपको नहीं लगता है दोस्तों ये दोनों मैच कर रहा है? कहीं ना कहीं से ये दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर हम इसमें 1750 से वर्तमान तक पढ़ते हैं तो इसमें मुख्य घटनाएं जैसे 1757 का प्लासी का युद्ध आ जाएगा, 1764 का बक्सर का युद्ध आ जाएगा, और अगर हम देखें तो द्वैध शासन आ जाएगा, अस्थाई बंदोबस्त आ जाएगा। उसी तरह दोस्तों यहाँ स्वतंत्रता संग्राम की बात, तो सिलेबस को केवल इसने घुमाया है, लेकिन सिलेबस को आप देखें तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के दोनों पार्ट हैं। और व्यक्तित्व की अगर हम बात करें दोस्तों, तो व्यक्तित्व की अगर हम बात करते हैं तो जैसे व्यक्तित्व में आपका गांधी जी हो गए, भीमराव अम्बेडकर जी हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए। तो ये जो इम्पोर्टेंट बैकग्राउंड इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं, इनका हम नोट्स बना करके, एक अच्छा नोट्स बना करके, इनके कुछ चीज़ों को, ज़्यादा चीज़ों को नहीं पढ़ना है मुझे, उनकी कुछ जो बदलाव इन्होंने किए थे, बस मुझे वही, हमें उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं बदलावों को पढ़ना है और उन बदलावों को हमें एक नोट्स बनाना है और उसके बाद से उसे हम बार बार रिवीजन करें। अगर बाय द वे कभी भीमराव अम्बेडकर जी से या गांधी जी से कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम उसे लिख सकें। अगर आप देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम का तो ये कई चरणों में बटा है, 1757 से 1857, मतलब कि यह प्लासी के युद्ध से अगर देखें तो ये कौन सा आंदोलन था दोस्तों, सॉरी नाम नहीं याद आ रहा है, प्लासी के आंदोलन के बाद से ये हुआ था। 1 मिनट मैं बता रहा हूँ आपको। 1857 की क्रांति, थोड़ा सा दोस्तों मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी थोड़ी सी, तो 1857 क्रांति। अगर हम दूसरा चरण देखें तो 1857 से 1885 का हम चरण देखेंगे, और 1885 से 1907 और 1907 से 1915 और 1915 से 1947, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरा है दोस्तों, क्योंकि 1915 में गांधी जी अफ्रीका से आते हैं और 1947 तक यह, जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता है तब तक यह आंदोलन वगैरह करते रहते हैं। तो
गांधी जी के ऊपर तो एक क्वेश्चन कन्फर्म है कि गांधी जी के ऊपर पूछना तय है। अगर हम दोस्तों देखें तो जो हमारा पानीपत का युद्ध है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी में भी। प्लासी के युद्ध से पूछे गए हैं, बक्सर के युद्ध से, द्वैध शासन, सहायक संधि, अस्थाई बंदोबस्त, रॉबर्ट क्लाइव, डुप्ले। और अगर हम आगे देखते हैं तो थोड़ा सा हम देख लें तो वॉरेन हेस्टिंग, यह व्यक्तित्व में आपका वेलेस्ली, कार्नवालिस, अंग्रेज मराठा युद्ध और आंग्ल मैसूर युद्ध। तो दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ पीछे चल करके कि जैसे देखिए अभी यहाँ पे इसने क्या कहा है, व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व में क्या आएगा, जो अभी हमने कार्नवालिस को बताया, लॉर्ड वेलेस्ली को बताया, जो अच्छे अच्छे व्यक्तित्व, वही तो व्यक्तित्व शामिल हैं। घटनाओं में क्या आएगा, 1857 की क्रांति, 1764 का बक्सर का युद्ध हो गया, तो इस तरह की चीज़ें आएंगी। 1757 की प्लासी का युद्ध हो गया, घटनाएं हो गई, गांधी जी के युग के जो भी सारी आंदोलन है, ये सारे चीज़ें हो गई। तो क्यों ना हम इन चीज़ों को ही बार बार रिविजन करें। हम प्री की दृष्टि से सब पढ़ें, लेकिन जो उसमें इंपॉर्टेंट है उसको टिक लगा करके हम क्यों ना उसको बार बार रिवीजन करें। मेंस का सिलेबस बहुत ही छोटा है। अब हम आगे थोड़ा सा देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं आने वाले पिछले वर्षों में। तो इसमें क्वेश्चन अगर आप देखिएगा दोस्तों, तो अगर हम बात करते हैं कि यह यूनिट 2 को लेकर के, तो इस पे एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2018 में पूछा गया है कि 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के मेरुदंड को क्षतिग्रस्त कर दिया था। तो बताइए आप अगर इसको अच्छे से पढ़े हों, कंपनी का शासन अच्छे से पढ़े हों, कारण पढ़े हों, क्यों पढ़े हों कि क्यों आई, क्या कारण था, कैसे भारत में उसने अपना राजनीतिक हस्तक्षेप किया, तो आप इसको लिख नहीं सकते हैं? बिल्कुल आप लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर हम यूनिट 2 से एक क्वेश्चन ये आपका पूछा गया था, ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक अनुमान लगे कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। यूपीएससी में थोड़े क्वेश्चन डिफिकल्ट कर देता है और उसमें मतलब थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन, अगर कहे तो घुमावदार क्वेश्चन दे देता है, जिससे कि प्रॉब्लम होती है समझने में, जबकि क्वेश्चन उसके भी बहुत आसान होते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट इसमें कुछ थे टॉपिक। अगर हम दोस्तों कवर करना चाहें हम इसे, तो अगर हम कवर करना चाहें अगर यूनिट 2 और यूनिट 3 को पेपर फर्स्ट के, तो इसको हम कवर कर सकते हैं दोस्तों। बुक है जो बिपिन चंद्रा की एनसीईआरटी, हम सिर्फ इससे इसको कवर कर सकते हैं। इससे अतिरिक्त हमको नहीं पढ़ना है। अगर आपको टाइम हो तो आप एक एडवांस बुक पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम यूनिट 4 की बात करते हैं। यूनिट 4 में आप देखेंगे तो स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर एकीकरण और पुनर्गठन। देखिए साफ साफ आपसे यह कह रहा है सिलेबस में कि स्वतंत्रता के बाद कैसे देश के भीतर एकीकरण हुआ और पुनर्गठन हुआ। तो दोस्तों यह साफ साफ कह रहा है, और इस पे यूपी पीसीएस 2018 में एक क्वेश्चन बन गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारतीय रियासतों के व्याख्या करें। और यहाँ देखिए मैंने इम्पोर्टेंट में रियासतों का एकीकरण लिखा है, तो रियासतों के एकीकरण से देखिए एक क्वेश्चन इस बार 2018 मेंस में बना दिया यूपी पीसीएस के, कि क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारतीय रियासतों के एकीकरण का उल्लेख करें या व्याख्या करें। अच्छा, इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, भारत की आर्थिक नीति और भारत की विदेश नीति, और वैज्ञानिक एक और रह गया वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और संवैधानिक विकास। मतलब कि इतने सारे अगर इम्पोर्टेंट्स पॉइंट को हम क्लियर कर लेते हैं तो हमारा ये यूनिट 4 क्लियर हो जाता है। तो यह इतने इम्पोर्टेंट्स हैं, क्यों ना हम इसको बार बार रिवीजन करें। हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, लेकिन दोस्तों ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, सॉलिड पढ़ना है। अगर हम यूनिट 4 को क्लियर करना चाहें तो पॉलिटी की एनसीईआरटी की 11th-12th की बुक आती है, उससे हम यूनिट 4 क्लियर हो जाएगा पूरा अच्छे से। और अगर हम बात करते हैं अब यूनिट 5 की, तो यूनिट 5 में आप देखेंगे कि विश्व इतिहास अब यूपी पीसीएस में भी ऐड कर दिया गया है, पहले यूपीएससी में सिर्फ था। तो विश्व इतिहास में साफ साफ ये कह रहा है कि विश्व इतिहास में 18वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य तक की घटनाएं, जैसे फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में हुई थी, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्सीमांकन, उपनिवेशवाद और उसकी समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फांसीवाद आदि के रूप में समाज पर उनके प्रभाव इत्यादि शामिल होंगे। तो दोस्तों ये नाम आप हर जगह सुनते होंगे, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फांसीवाद। कई लोग तो इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों हमें विश्व इतिहास में ज़्यादा अगर हम चाहें
तो अगर हम विश्व इतिहास को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि विश्व इतिहास से ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। अगर हम यूपीएससी की बात करें तो पिछले 4 सालों में अगर हम बात करें यूपीएससी की तो एक प्रश्न आए हुए हैं। और अगर हम यूपीपीसीएस 2018 की बात करें तो सिर्फ एक प्रश्न आया हुआ है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की भूमिका की विवेचना पूछा गया है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक पुनर्जागरण आप पढ़ सकते हैं, प्रबोधन, अमेरिकन क्रांति, फ्रांस की क्रांति। अमेरिकन क्रांति से आपको पता चलेगा कि उपनिवेशवाद क्या है, कैसे उपनिवेशवाद का विघटन हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, हिटलर नीति भी इसमें इम्पोर्टेंट में दे रखा है और 2018 पीसीएस में हिटलर के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो अब बताइए क्वेश्चन कहाँ से आएगा? यहीं से तो आएगा, कहीं और से तो आने वाला है नहीं। जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका और इटली के एकीकरण में मैजनी और गैरिबाल्डी की भूमिका, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कई बार क्वेश्चन में रिपीट हो चुका है। अगर आप मान लीजिए कि जीएस फर्स्ट पेपर को तैयार कर रहे हैं और आपको कम समय है, तो आप थोड़ा सा चाहें तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री को आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करना हो तो आपको सभ्यता की कहानी पार्ट 1 और सभ्यता की कहानी पार्ट 2, ये ओल्ड एनसीईआरटी है। तो पार्ट 1 में तो ज़्यादा वर्ल्ड के बारे में नहीं मिलेगा, लेकिन सभ्यता की कहानी पार्ट 2 में ओल्ड एनसीईआरटी जो है उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में थोड़ा थोड़ा सब में दे रखा है। हमें बस थोड़ा थोड़ा पढ़ना है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा पढ़ करके हमको बस 150 से 200 शब्द लिखना है। बाकी हमको इसमें महारत थोड़ी ना हासिल करना, हमको कोई पीएचडी थोड़ी ना करना है। चलिए दोस्तों, अब हमारा हिस्ट्री वाला और कला संस्कृति का पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब हमारा अगला पोर्शन आता है, इसी में छठा यूनिट जो है वो है सोशल इशूज, भारतीय समाज। आप देखेंगे कि भारतीय समाज की बात कर रहा है। तो भारतीय समाज में अगर हम देखें तो क्वेश्चन इससे कैसे आते हैं दोस्तों, इसमें अगर हम देखें तो मतलब कि सैद्धांतिक क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसमें करंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे कि यहाँ कह रहा है कि भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं और भारत की विविधता। तो आपको तो दोस्तों पता है कि भारत की समाज और संस्कृति कैसी है, सहिष्णुता और प्रेम भरी है। अच्छा चलिए, 7वां इसके यूनिट में ये कह रहा है सोशल इशूज में कि महिलाओं एवं महिला संगठन की समाज में भूमिका, जनसंख्या एवं संबंध समस्याएं, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण और उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय। तो दोस्तों देखिए, यह जो भी सोशल इशूज के चैप्टर हैं यह आपके करंट से मतलब कि पूछे जाएंगे, क्योंकि पिछले मतलब प्राचीन जो भी सारी चीज़ें हैं, किताबें हैं, उससे नहीं पूछे जाएंगे। सैद्धांतिक क्वेश्चन नहीं बनेंगे, फैक्ट करंट बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि अगर हम देखें दोस्तों तो एक क्वेश्चन यूनिट 7 पे बना हुआ है, जो कि यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया है कि भारत में स्त्रियों की बदलती परिस्थिति का मूल्यांकन करें। देखिए दोस्तों, यहाँ साफ साफ कहा है कि महिलाओं एवं महिला संगठनों की समाज में भूमिका, और क्वेश्चन क्या बना दिया, भारत में स्त्रियों की बदलती परिस्थिति का मूल्यांकन करें। तो पहले भारत में स्त्रियों की क्या स्थिति थी और अब भारत में क्या स्थिति है, इसी का मूल्यांकन करना है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया। कहीं बाहर से क्वेश्चन आया, कहीं से नहीं आया। लोग कहते हैं मेंस का सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है। मेंस का सिलेबस बहुत आसान है, प्री के सिलेबस से भी आसान है, बस इसको समझने की देरी है। ठीक है दोस्तों, जब मैं भी तैयारी करता था तो मुझे भी इतना बहुत टफ लगता था मेंस का सिलेबस, लेकिन धीरे धीरे मैंने इसमें मेहनत किया और आज मैं आपको यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को उतना मेहनत न करना पड़े सिलेबस पे और आप लोग अच्छे से इस सिलेबस को समझ जाएं। अगर दोस्तों यूनिट 7 पे अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन और बना है यूपीपीसीएस 2018 मेंस में कि शहरी समस्याओं के समाधान की विवेचना करें। और देखिए दोस्तों, यहाँ सिलेबस में साफ साफ शहरीकरण और उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय की बात किया है। और क्वेश्चन क्या कहा है कि शहरीकरण समस्याओं के समाधान की विवेचना करें। तो देखिए दोस्तों, कहाँ क्वेश्चन बाहर से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन तो यहीं से आ रहा है। चलिए अब यूनिट 8 को हम देखते हैं। यूनिट 8 की बात करते हैं तो इसमें ये कह रहा है कि उदारीकरण, निजीकरण, यूनिट 8 में क्या कर रहा है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का क्या अभिप्राय और उसके भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था, समाज संरचना पर प्रभाव। मतलब कि उदारीकरण जो कि सन 91 में उदारीकरण को लाया गया था, और निजीकरण और वैश्वीकरण, इन तीनों का भारतीय समाज पर क्या अभिप्राय पड़ा था और उसकी अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, सामाजिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा, यही यह कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, यूनिट 8 में अगर हम देखें यूपीपीसीएस मेंस 2018 में,
तो एक क्वेश्चन बन चुका है कि वैश्वीकरण क्या है। देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन पूछा है कि वैश्वीकरण क्या है, भारतीय सामाजिक संरचना पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। देखिए दोस्तों एकदम सीधे सिलेबस को ही उठा के उन्होंने रख दिया है। यहाँ पे उदारीकरण और निजीकरण को हटा दे तो वैश्वीकरण का अभिप्राय और उसका भारतीय समाज पर, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था और समाज पर, संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा, यही क्वेश्चन उठा करके रख दिया है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं यूपी पीसीएस 2018 की क्वेश्चनों की ही बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं यूपी पीसीएस के बच्चों के लिए ही यह सिलेबस विशेष तौर पे डाला हूँ, क्योंकि जो वीडियो यूपीएससी के सिलेबस एनालिसिस के वीडियो तो बहुत लोगों ने बताए हैं, लेकिन यूपी पीसीएस का एक भी एनालिसिस मेंस का वीडियो नहीं था, तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं। तो इसके लिए सॉरी दोस्तों, जो भी यूपीएससी वाले होंगे उनके माफ़ी चाहता हूं, लेकिन ये मेन उद्देश्य, मेन पर्पस यूपी पीसीएस वालों के लिए ये वीडियो है। ठीक है, अगर हम सोशल इशूज को कवर करना चाहें तो देखिए 9वां यूनिट में कह रहा है कि सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये पूछा जाएगा। तो इसको हम ओल्ड एनसीईआरटी, एक भारतीय समाज आता है 12वीं क्लास का, और प्लस करेंट से इसको कोरिलेट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अच्छा एक बात बताइए, जो क्वेश्चन अभी पूछा गया था महिलाओं के ऊपर कि महिलाओं की स्थिति को बदलते हुए समाज में बताइए, तो एक बात बताइए, प्राचीन के तो आप जानते हैं कि प्राचीन में क्या क्या महिलाओं का उत्पीड़न होता था, क्या क्या था, लेकिन वर्तमान की स्थिति महिलाओं की आप कैसे जानेंगे? जब तक आप पेपर नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप करंट से कोरिलेट नहीं रहेंगे, जब तक आप करंट से कनेक्ट नहीं रहेंगे, तभी तो आप जानेंगे कि वर्तमान में सरकार ने ये योजना महिलाओं के लिए निकाली है, 3 तलाक मुद्दे को भी समाप्त किया गया, ये भी एक महिला सशक्तिकरण में आता है। इस तरह की चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमारा सोशल इशूज जो कि सामाजिक मुद्दे थे उसके भी जो भी यूनिट थे वो समाप्त हुए। अब लास्ट यूनिट बचा है पेपर फर्स्ट में, ये है ज्योग्राफी का, और ये यूनिट 10 है। इसमें कह रहा है कि विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जिसमें जल, मिट्टी एवं वन, कह रहा है कि विश्व के जो भी प्राकृतिक नेचुरल संसाधन है उसमें जल, मिट्टी एवं वन की जानकारी स्पेशल आपको रखनी है, लेकिन विश्व के बारे में थोड़ा थोड़ा रखना है, वहाँ की मिट्टियों के बारे में, लेकिन भारत की जो मिट्टियाँ हैं, जो जल हैं, जो वन है, उसके बारे में आपको डीपली नॉलेज रखना है। देखिए एकदम साफ साफ सिलेबस में कहा जा रहा है कि भारत के विषय में विशेष संदर्भ में। यूनिट 11 क्या कह रहा है कि भौतिक भूगोल की प्रमुख विशिष्टताएं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात, समुद्री जलधाराएं, पवन एवं हिमसरिताएं, यह चीजें इसमें पूछी जाएंगी। अगर हम दोस्तों देखते हैं तो देखिए इतनी मतलब इतना सिलेबस, अगर कहते हैं ना कि सिलेबस को पढ़ना चाहिए, सिलेबस अगर आप पढ़ लिए तो आपकी तैयारी लगभग, अगर अच्छे से आप सिलेबस पढ़ लिए तो 60% आपकी तैयारी हो गई। बस आपको 40% इस सिलेबस पे काम करना है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको रिवीजन करना है, उनको अच्छे से आपको पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है। जैसे देखिए इसमें दे दिया कि भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात, समुद्री जलधाराएं, पवन एवं सीमाएं सरिताएं, ये इंपॉर्टेंट दे दिया। इसके इर्द गिर्द थोड़ा सा आप जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उसको पढ़ लीजिए और इसको भी पढ़ लीजिए। अब जैसे देखिए दोस्तों यूपी पीसीएस 2018 मेंस में क्वेश्चन कैसे बना है, 2 क्वेश्चन इस पे बने हैं। पहला क्वेश्चन ये बना है कि ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी। देखिए दोस्तों कैसे सिलेबस को कितने अच्छे से एग्जामिनर ने उठा दिया है। भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी, इन तीनों को उठाया है और इन तीनों का आपस में कैसा संबंध है। अब बताइए दोस्तों, जब आप भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो आप जानने जाएंगे किसके बारे, इन सबों के बारे में, इन सबों का आपस में कैसा संबंध है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी आपस में कैसे संबंधित हैं, और ज्वालामुखी उद्गार पर प्रकाश डालें। तो ज्वालामुखी कैसे उद्गार होता है, कैसे उसका उदय होता है, ये आप नहीं जानते, बस वही लिखना था हमको। कितना आसान क्वेश्चन आया था, लड़के देखते हैं तो कहते हैं कितना टफ क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया। देखिए उसने सिलेबस को ही उठा करके आपके सामने बस रख दिया है दोस्तों। चलिए यूनिट 12 को हम देखते हैं तो इसमें कह रहा है कि भारत के सामुद्रिक संसाधन एवं उनकी संभाव्यता की बात कर रहा है। और यूनिट 13 में बात करते हैं कि मानव प्रयास विश्व शरणार्थी समस्या। तो दोस्तों देखिए ये जो मानव प्रयास विश्व शरणार्थी समस्या, ये टोटल करंट से पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। जैसे कि अभी जो रोहिंग्या थे, रोहिंग्या क्या थे, विश्व शरणार्थी की समस्या थी ना, तो ये कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन अगर बनता तो यह इसी यूनिट में ऐड होता। तो दोस्तों ऐसे आप इसको समझिए। और भारत उपमहाद्वीप के विशेष संदर्भ में, मतलब कि भारत के जो भी
जमीनी जुड़ाव से जो भी अगल बगल के देश हैं उनके यहाँ के जो शरणार्थी आ रहे हैं इनकी विशेष हमको जानकारी रखनी है जो कि भारत में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे रोहिंग्या बांग्लादेश से आ रहे थे। ठीक है, चलिए इसकी हम बात कर लिए। अब यूनिट 11 से एक क्वेश्चन और पूछा गया है दोस्तों, सॉरी यूनिट 10 से पूछा गया कि भूमंडलीय उष्मन ताप पर टिप्पणी कीजिए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब यूपीपीसी से 2018 में पूछा गया है। अगर जिस बच्चे ने सिलेबस को इतने अच्छे से पढ़ा होगा तो सिलेबस वो तो उसके लिए तो बहुत आसान होगा पेपर, और उसका सिलेक्शन भी पक्का है क्योंकि सिलेबस की ही कुछ चीज़ें उठा करके पेपर में रख दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देखते हैं थोड़ा सा हम यूनिट 14 को। तो यूनिट 14 को अगर हम देखें दोस्तों तो इसमें कह रहा है कि सीमांत एवं सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में। क्या कह रहा है दोस्तों कि सीमांत एवं सीमाओं की बात करना है। अब दोस्तों सबसे पहली बात तो यहाँ देखिए सीमांत और सीमाएं, जैसे कि जो रेड क्लिफ, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, ये सब चीज़ें हैं, इनके बारे में बात कर रहा है। तो क्यों ना हम इसको अच्छे से पढ़ लें दोस्तों। अब इसमें एक आपको और क्लियर कर देता हूँ, सीमांत और सीमाएं में आप हेजिटेट हो रहे होंगे कि क्या है। तो जैसे देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए दो देश हैं, दो देशों के बीच में सीमा खींची जाती है, तो ये सीमा मान लीजिए ये पाकिस्तान के बीच, ये पाकिस्तान की सीमा है, ये भारत की, तो ये जो बीच का क्षेत्र होता है दोस्तों इसको हम सीमांत बोलते हैं, जो गैप छोड़ा जाता है। और दोस्तों जो ये लाइन खींची जाती है, तो जो ये लाइन होते हैं ये सीमा होते हैं दोनों देश के। ये पाकिस्तान की सीमा है, ये भारत की सीमा है, लेकिन ये जो बीच का क्षेत्र है दोस्तों इसको हम सीमांत बोलते हैं। ये गैप छोड़ा जाता है, किसी भी देश के सीमाओं का सीमाकरण जब किया जाता है तो बीच में ऐसे गैप दिया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा सा यूनिट 15 को देख लेते हैं, 15 को। तो यूनिट 15 में क्या कह रहा है कि जनसंख्या एवं अधिवास, प्रकार एवं प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर और स्मार्ट ग्राम। दोस्तों ये भी टोटल करेंट बेस्ड है। अब एक बात बताइए, जैसे कि अभी कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना महामारी का काल चल रहा है, इस समय आप देख रहे होंगे कि लोग शहरों से गाँव की तरफ भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से शहरों का विकास हो रहा था, लोग गाँव को पीछे छोड़ते जा रहे थे, अब कहीं ना कहीं लोग उसी गाँव के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं और शहरों को छोड़ करके भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्मार्ट नगर, स्मार्ट ग्राम बनाने में क्या सरकार की नई भूमिका आ रही है, कैसे सरकार स्मार्ट ग्राम बना रही है, कैसे शहरीकरण को बढ़ावा दे रही है, तो ये सारी चीज़ें हमको करेंट जब हम डेली पेपर पढ़ेंगे। और पेपर में दोस्तों अगर आप द हिंदू पढ़ते हैं तो सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर है। मैं द हिंदू का कोई प्रचारक नहीं हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी में आप देख लीजिए, जो बच्चा एक साल अगर द हिंदू को अच्छे से फॉलो कर लिया उसका यूपीएससी निकलना तय होता है, क्योंकि द हिंदू से ही क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। द हिंदू में ज़्यादा फालतू के न्यूज़ भी नहीं आते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि यूपी की बात हम कर रहे हैं, जब हम यूपी पीसीएस की बात कर रहे हैं तो देखिए यूपीएससी में तो सिर्फ 15 यूनिट तक ही सिलेबस है, लेकिन यूपी पीसीएस में 2 यूनिट बढ़ गए हैं। यूनिट 16 में क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान आपको रहना चाहिए, जिसमें इतिहास, संस्कृति, कला, साहित्य, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, प्रादेशिक भाषाएं, धरोहरें, सामाजिक रीति रिवाज। मतलब कि जैसे आप यूनिट 1 को पढ़े थे कि आपको प्राचीन से लेकर के आधुनिक तक की कला, संस्कृति और सभ्यताओं का जानकारी होना चाहिए, वैसे ही आपको उत्तर प्रदेश के बारे में भी थोड़ी चीज़ें आप इसके बारे में नॉर्मल मोटा मोटी जान लीजिएगा। जैसे कि अगर हम देखें तो इससे क्वेश्चन इस बार 2018 मेंस यूपी पीसीएस से पूछा गया था कि बुंदेलखंड का एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक विवरण प्रस्तुत करें। तो बुंदेलखंड की भौगोलिक विवरण को हमें प्रस्तुत करना था, तो कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए 17 का अगर यूनिट हम देखें तो ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान, जिसमें भूगोल, मानव प्रकृति, जलवायु, संसाधन, मिट्टियाँ, वन्य जीव। मतलब कि यहाँ पे क्या यहाँ की मिट्टियाँ हैं, यहाँ के वन्य जीव, खादान, खनिज संसाधन, ये हमको जानने हैं उत्तर प्रदेश में क्या क्या कहाँ कहाँ महत्वपूर्ण है। अगर हम यूपी पीसीएस 2018 मेंस में देखें तो इस यूनिट से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यूपी उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों का विवरण दे। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर आप उत्तर प्रदेश स्पेशल में खनिज के बारे में पढ़े होंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो क्या आप विवरण नहीं दे सकते हैं आंसर में कि यहाँ पे यह खनिज पाया जाता है, यहाँ पे ये मिर्जापुर में चूना पत्थर पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है, ऐसे आप खनिज नहीं बता सकते हैं? कितना आसान क्वेश्चन है। एग्जामिनर अब आपको क्वेश्चन कहाँ से देगा? दोस्तों रियली बताऊं, यूपी पीसीएस 2018 मेंस का पेपर बहुत ही आसान बना था। अब हो सकता है कि पहली बार यह सब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम था, इस वजह से थोड़ा आसान बना हो, लेकिन अभी कुछ समय बाद 2019 का जब मेंस होगा तो पता चल जाएगा कि इसका लेवल क्या। लेकिन इतना जान जाइए, यूपीएससी से तो इसका लेवल थोड़ा डाउन ही रहेगा। तो दोस्तों
ये यूनिट कंप्लीट होता है जीएस फर्स्ट पेपर जो कि है, जिसमें हमने इतिहास एवं कला संस्कृति और सामाजिक मुद्दे और भूगोल, ये 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। इसको हमने क्लियर किया और इसको हमने बताया कि इसको कैसे पढ़ना है। अगर हम भूगोल की बात करें दोस्तों, तो भूगोल आप 12th और 11th की एनसीईआरटी से भौतिक भूगोल कवर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, भूगोल को कवर करने के लिए अगर आपकी मैपिंग बहुत अच्छी है तो आप मैपिंग के थ्रू 70 से 80% अपना भूगोल क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों मेरे इसी प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, मैंने अभी विश्व की मैपिंग पढ़ाया है। कुछ दिनों में अभी मैं मैपिंग की क्लास भी शुरू करूंगा, और जब आप मैपिंग पढ़ लेंगे तो आपको भूगोल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लगभग 70 से 80% आपका खनिज, झील, नदियाँ, पर्वत, पठार, ये सारी चीज़ें, शहर, उनकी राजधानी, ये सारी चीज़ें आपको कवर करा दी जाएंगी और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा विथ मैपिंग। तो दोस्तों आप घबराइए मत, आप इस सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, एनालिसिस करिए, एक लिस्टिंग करिए, और आप उसके कुछ पॉइंट को, जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी ने क्या है, कैसा इंपॉर्टेंट काम किया, क्या बदलाव का काम किया, उसके 2-3 पॉइंट्स को आप बस लिखिए और उसी को बार बार रटिए, रिवीजन करिए। ज़्यादा महात्मा गांधी के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, ये आप ध्यान रखिए, हमें कम शब्दों में लिखना होता है। अगर भीमराव अंबेडकर के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उन्होंने क्या समाज में ऐसा नया बदलाव किया, उस मुद्दे को बस हमको लिखना है और उसको बार बार रिवीजन करना है। तो दोस्तों आप बस बार बार रिवीजन करिए, कम से कम पढ़िए, और जल्द ही हम यूपी पीसीएस मेंस जीएस पेपर 2 जो कि जिसमें पॉलिटिकल है, गवर्नेंस है और आईआर है, इसको हम लेकर के जल्दी ही आपके सामने इसका भी एक एनालिसिस लेकर के आएंगे। इसमें भी इंपॉर्टेंट पहलुओं को आपको बताया जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल स्टडी यूपी 53 को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा